बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैंने बताया था कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सरकार के अंग के बारे में। तो ये इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है या बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं सरकार के अंगों के बारे में। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सरकार के अंग। तो जैसा कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो सरकार के 3 अंगों में पहला अंग जो होता है ये होता है हमारा कार्यपालिका, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंग है ये होता है विधायिका, और विधायिका को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव। और तीसरा महत्वपूर्ण जो अंग है ये है न्यायपालिका, और न्यायपालिका को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जुडिशरी। आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ सीधे सीधे वीडियो को मत देखिए, एक नोटबुक निकाल लीजिए और एक पेन रख लीजिए और साथ में नोट करते चलिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। सरकार का जो पहला अंग है कार्यपालिका, दूसरा अंग है न्यायपालिका, दूसरा अंग है विधायिका और तीसरा अंग है न्यायपालिका। तो ये जो विधायिका होता है, विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना। ठीक है, तो देश में जो विधि का निर्माण होता है या कानूनों का निर्माण होता है, ये विधि निर्माण का काम कौन करती है? तो विधि निर्माण का काम करती है विधायिका। संपूर्ण देश के लिए कानून का निर्माण करती है विधायिका। ठीक है, इस विधि को लागू करने का काम, ठीक है, यानी विधि को लागू करने का काम जो है ये करती है सरकार का जो अंग, यानी जो लागूकरण करती है, उस अंग को हम कहते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका काम है इस विधि को लागू करना, और अगर विधि का उल्लंघन होता है, ठीक है, विधि का उल्लंघन होता है तो उसे प्रशासित करने का काम, यानी कानून के उल्लंघन को रोकने का काम या उल्लंघन की स्थिति में दंडित करने का काम जो अंग करती है उसे हम कहते हैं न्यायपालिका। तो ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सरकार के अंग जो है ये क्लियर है। ठीक है, अब हम लोगों को परेशानी कहाँ होती है? सरकार के प्रकार पर। ठीक है, तो सरकार जो है ये आप देखते हैं कि ये जो सरकार होती है, ये सरकार हमारे पास 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला प्रकार जो होता है ये केंद्र सरकार होता है। ठीक है, पहला जो सरकार का टाइप है ये है हमारा केंद्र सरकार, जो दिल्ली में आपके शासन करती है ना, ये केंद्र की सरकार हो गई, सेंट्रल। और दूसरा एक जो हमारे अपने अपने राज्यों में है, ठीक है, इसे हम बोलचाल की भाषा में राज्य सरकार बोलते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र के हिसाब से इसे हम कहेंगे प्रांतीय सरकार, क्योंकि राज्य जो हम लोग बोलते हैं हम बोलचाल की भाषा में, राजनीति शास्त्र के हिसाब से इसे राज्य कहना गलत है। जैसे झारखंड राज्य, बिहार राज्य, ठीक है, तो ये सभी राज्य नहीं है, क्योंकि राजनीति शास्त्र के हिसाब से अगर हम किसी को राज्य कहेंगे तो किसी को भी राज्य कहने के लिए उसमें 4 तत्वों का होना आवश्यक है। अगर कोई राज्य किसी को कह रहे हैं तो राजनीति शास्त्र के हिसाब से उसमें 4 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़, अगर किसी को राज्य कह रहे हैं तो उसका अपना एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, उसकी ज़मीन होनी चाहिए, उसकी जो एक निश्चित टेरिटोरी होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए। ठीक है, भूभाग होने के साथ साथ उसकी एक निश्चित जनसंख्या भी होनी चाहिए। सिर्फ अगर भूभाग है, वहाँ कोई आबादी नहीं है तो वो राज्य नहीं है। एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, जनसंख्या के बाद इस पर शासन करने के लिए सरकार होनी चाहिए, और सरकार के साथ साथ संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है, संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी होनी चाहिए। संप्रभुता का मतलब ये है कि वो राज्य जो है ये आंतरिक तथा बाहरी मामलों में स्वतंत्र हो और किसी भी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं हो। अगर उसमें ये 4 चीज़ें हैं, भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, तो वो एक राज्य होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया बिहार राज्य और झारखंड राज्य, तो बिहार राज्य और झारखंड राज्य हम बोल देते हैं, उसमें जो है हमारे पास ये निश्चित भूभाग तो होता है, जनसंख्या भी होती है, सरकार भी होता है, परंतु वो संप्रभु नहीं है, क्योंकि वो आंतरिक और बाहरी मामलों में केंद्र के अधीन है। इसीलिए राजनीति शास्त्र के हिसाब से इसे हम राज्य नहीं कहेंगे, राजनीति शास्त्र के हिसाब से हम इन्हें कहेंगे प्रांत। क्लियर है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, आप इसे सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। मामला ये है केंद्र सरकार।
सबसे पहले केंद्र सरकार को देखते हैं, फिर प्रांत सरकार पे चलते हैं। तो केंद्र सरकार, तो सरकार के हम जानते हैं कि 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसी तरह केंद्र सरकार जो है इसके भी 3 अंग होंगे, डिवाइड कर दीजिए। केंद्र की भी कार्यपालिका होगी, केंद्र की भी विधायिका होगी और केंद्र की भी न्यायपालिका होगी। ठीक है, इसकी भी न्यायपालिका होगी। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। अब समझते हैं केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो केंद्रीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख या नाममात्र प्रमुख जो होते हैं, ये होते हैं राष्ट्रपति। आप लोग पढ़े हैं बचपन से। उसके बाद होते हैं प्रधानमंत्री, तथा मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। क्लियर है। उसके बाद कौन होता है, तो इसके बाद होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी, इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। और एक होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कैग, CAG। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हिंदी में इसे हम बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आजकल परीक्षाओं में सीधे सीधे कैग भी लिख देता है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये चारों से मिलकर के गठन होती है केंद्रीय कार्यपालिका की। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, और कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन चारों से मिलकर के बन जाती है केंद्र की कार्यपालिका। अब बात करते हैं विधायिका, केंद्र की विधायिका। तो केंद्र की जो विधायिका होती है, केंद्र की विधायिका को हम कहते हैं संसद। क्या कहते हैं, संसद। केंद्र की जो कानून बनाने वाली अंग है, इसे संसद कहा जाता है। संसद का गठन होता है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा कौन, राज्यसभा। पता है आप लोगों को, राज्यसभा। ये जो 3 चीजें हो गई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनसे मिलाकर संसद का गठन होता है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। यानी केंद्रीय विधायिका जो है यह कहलाती है संसद। संसद में राष्ट्रपति सुप्रीमो होते हैं और इसके नीचे लोकसभा और राज्यसभा होती है। इस तरह से क्यों लिखा है, जब हम विधि निर्माण पढ़ेंगे तो इस पर बातचीत करेंगे। एक मेन मुद्दा और यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो लोकसभा है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। ठीक है, जब लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं तो राज्यसभा को क्या कहेंगे, राज्यसभा को कहेंगे हम द्वितीय सदन। ठीक है, लोकसभा जो है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए ये जो है ये निम्न सदन कहलाती है। निम्न सदन, या इसे जनता की प्रतिनिधि संस्था भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो राज्यसभा है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसीलिए इसे उच्च सदन या राज्यों की प्रतिनिधि संस्था भी कहा जाता है। मैं एक इसके बाद वीडियो बना करके लोकसभा और राज्यसभा में आपको अंतर स्पष्ट करा दूंगा। फिलहाल याद रखिएगा, लोकसभा जो है ये प्रथम सदन है, ये जनता की प्रतिनिधि संस्था है, इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा द्वितीय सदन है, ये उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि ये राज्यों के प्रतिनिधित्व संस्था है। जितने भी राज्य यानी प्रांत है उनका प्रतिनिधि इसमें होते हैं। अब आते हैं न्यायपालिका। तो केंद्रीय स्तर पर जो न्यायपालिका होती है इसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो होती है ये संपूर्ण देश के लिए होती है और देश के जितने भी न्यायालय होते हैं सभी इसके नीचे होते हैं, क्योंकि हमारे देश में एकल एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। जब हम लोग न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे तब इस पर बातचीत करेंगे। तो ये हो गए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका में कौन कौन है, विधायिका में कौन कौन है और न्यायपालिका में कौन है। तो ये हो गया केंद्र सरकार का काम तमाम। अब आते हैं, बात करते हैं प्रांतीय सरकार पर। समझिए इसको भी। तो प्रांतीय सरकार को भी हम फिर से 3 भागों में बांटेंगे, है ना। 3 अंग तो सभी में होंगे। कौन कौन 3 अंग होंगे, तो कार्यपालिका,
दूसरा विधायिका और तीसरा यहाँ भी न्यायपालिका। प्रांत की जो कार्यपालिका है, प्रांत की कार्यपालिका में सुप्रीमो जो होते हैं ये होते हैं राज्यपाल, ठीक है। सर्वोच्च जो होते हैं ये होते हैं राज्यपाल। ये राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख या नाममात्र प्रमुख होते हैं। जो भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति की है वही प्रांतीय कार्यपालिका में राज्यपाल की है, ठीक है। राज्यपाल के बाद में दूसरे महत्वपूर्ण होते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। दूसरे होंगे मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद, ठीक है। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद। देखते चलिए यहाँ केंद्र से तुलना कीजिए। केंद्र में कौन थे? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। यहाँ हो जाएंगे मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, ठीक है। तीसरे में यहाँ पर हो जाएंगे महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता जो होंगे, जैसे केंद्र में होते थे महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, यहाँ पर हो जाते हैं महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, ठीक है। और जो प्रांतीय कार्यपालिका होती है, प्रांतीय कार्यपालिका में कैग का कोई प्रावधान नहीं है। कैग जो होता है ये सिर्फ केंद्र में ही होता है। यहाँ पर 4 से देखिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे है 1, 2 और 3, ठीक है। तो 4 जो होते हैं कैग जो होते हैं ये प्रांतीय कार्यपालिका में नहीं होते हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य के लिए एक ही कैग का प्रावधान है। जब हम लोग कैग पढ़ेंगे तो उस पर विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। अब आते हैं प्रांतीय विधायिका। प्रांतीय विधायिका को अच्छे से समझिए, बहुत लोगों को यहाँ पर परेशानी होती है। तो प्रांतीय विधायिका जो होती है इसे हम कहते हैं विधानमंडल, ठीक है। प्रांतीय विधायिका जो होती है इसे जाना जाता है विधानमंडल के नाम से, ठीक है। विधानमंडल का जो गठन होता है ये होता है राज्यपाल तथा विधानसभा या विधान परिषद से लेकर के, ठीक है। तो इसके नीचे के जो चरण है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड फिर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विधानमंडल है, विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है, ठीक है। एक सदनीय भी हो सकता है और विधानमंडल द्विसदनीय भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं आपको, जहां पर विधानमंडल एक सदनीय होगा वहां पर सिर्फ होगा विधानसभा। क्या होगा? सिर्फ विधानसभा। और जिन राज्यों में द्विसदनीय होगा वहां पर 2 सदन होंगे। एक सदन होगा विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। क्लियर है? कोई परेशानी नहीं। यानी प्रांत की जो विधायिका है, प्रांतीय विधायिका को हम लोग विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल का गठन जो होता है ये राज्यपाल तथा एक सदनीय अथवा द्विसदनीय विधानमंडल से होता है। कुछ राज्य, जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, झारखंड राज्य में एक सदनीय विधानमंडल है, यानी झारखंड में विधानसभा और राज्यपाल होंगे। जिस तरह बिहार है, बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल है, तो यहाँ विधानसभा और विधान परिषद होगा और राज्यपाल होंगे। इस तरह से कुछ राज्यों में जो प्रांतीय विधायिका है इसका गठन राज्यपाल और विधानसभा से होता है, यानी वहाँ एक सदनीय विधानमंडल है। और कुछ राज्यों में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के विधानमंडल बनाते हैं। तो ऐसे राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान है, ठीक है। अब किन किन राज्यों में है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ गए हम लोग विधायिका। अब आते हैं न्यायपालिका पर। तो जो राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था है, राज्य की न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर जो होता है ये होता है हाई कोर्ट, जिसे हम कहते हैं उच्च न्यायालय, है ना। तो प्रत्येक राज्य में अपना अपना उच्च न्यायालय है। और अपवाद स्वरूप कुछ राज्य है जो दूसरे उच्च न्यायालयों के अधीन है। इसका भी लिस्ट हम लोग जब न्यायपालिका बात करेंगे तो फिर बातचीत करेंगे। तो ये उच्च न्यायालय होती है। और उच्च न्यायालय के नीचे हर एक राज्य में जिला न्यायालय और अलग अलग अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो जब हम लोग न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बातचीत करेंगे। समझ में आ रही है सबको? यानी कि देखिए केंद्र में, तो केंद्र से अगर तुलना कीजिएगा तो केंद्र की न्याय व्यवस्था में सबसे सुप्रीम में है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर के अधीन आ जाते हैं विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालयों के नीचे में आ जाएंगे जिला न्यायालय। जिला में कई तरह के न्यायालय होते हैं। दीवानी न्यायालय अलग होते हैं, फौजदारी न्यायालय अलग होते हैं, राजस्व न्यायालय अलग होते हैं। तो बहुत तरह के अधीनस्थ न्यायालय यहाँ पर होंगे, जिन पर हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। तो ये बेसिकली आज हमने बात की
सरकार के अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, और केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार पर। ठीक है, तो होप आप लोगों को सबको समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और हाँ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में, मैंने उनमें से लगभग सभी लोगों को रिप्लाई कर दिया है। अगर एक आध छूट गए हैं तो अलग बात है, लेकिन मैंने सभी को रिप्लाई किया। आप लोग कमेंट करते हैं तो हौसला बढ़ता है, और जो लोग कमियों को बताते हैं उनके कमेंट का सहर्ष स्वागत है, क्योंकि कमी आप बताएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी परिपूर्ण नहीं होता है, वीडियो बनाने में बहुत सारी बातें दिमाग से उतर भी जाती हैं, कुछ छूट भी जाते हैं, तो उनके तरफ अगर आप ध्यान आकर्षित करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आज सुबह एक कमेंट आया था जिसे देख करके मुझे अच्छा लगा और मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह आप लोग भी कमेंट कीजिए, ये आपके और हमारे दोनों के लिए बेहतर होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतनी बातें करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू।